नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और मैं हूं अवंतिका यादव। और चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से पीएम पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनका जोरदार स्वागत किया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देवेंद्र फडणवीस भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जिस वक्त पीएम पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उनका स्वागत किया गया है। तो इस दौरान डिप्टी सीएम मौजूद रहे, साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। वहीं मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां निकालेगी। मोदी सरकार नौकरियों के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत अगले 1.5 साल में केंद्र की ओर से 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान हुआ है। पीएमओ ने ट्वीट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएमओ की तरफ से नौकरी के ऐलान पर ट्वीट करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक और कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने समय के साथ सरकार को अधिक जिम्मेदार बनाया और सरकार का ध्यान अब लोगों पर केंद्रित हो गया है। वहीं पीएमओ के 10 लाख नौकरियां देने के ऐलान पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इसके साथ ही सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, वादा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां और अब कह रहे हैं साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दूसरे दिन ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। राहुल से आज भी ईडी की ओर से पूछताछ की जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरे दिन प्रियंका गांधी के साथ ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। बीते दिन 10 घंटे ईडी ने राहुल गांधी से सवाल जवाब किए। आज फिर राहुल गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगे। वहीं इससे पहले राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही कांग्रेस दफ्तर के आसपास धारा 144 लगा दी गई। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि कांग्रेस नेता लगातार इस कार्रवाई के खिलाफ सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बहरहाल ईडी में राहुल गांधी की पेशी से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे संवैधानिक संस्थाओं का अनुचित उपयोग बता रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर लगातार सियासी वार पलटवार जारी है। और ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से कई सवाल हैं जो खड़े किए हैं। रणदीप सुरजेवाला की ओर से इसे लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। नेशनल हेराल्ड मामले में आज फिर ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। तो वहीं 13 जून को राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की और ये पूछताछ करीब 9 घंटे चली। वहीं राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर जहां कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तो वहीं देश भर में कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को कल गिरफ्तार किया गया और आज भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की तरफ से सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ईडी की जांच के मामले में आमने सामने हैं। वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। आज फिर रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। आखिर मोदी सरकार को, आखिर भाजपा के निशाने पर श्री राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों है? दूसरा सवाल, क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है ईडी की कार्यवाही?
तो राहुल गांधी आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी राहुल गांधी की ईडी के सामने बीते दिन भी पेशी हुई, जहां पर 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। बिल्कुल, पेशी को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से ये कहा गया कि पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी है। देखिए, राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में कहा कि पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़ी है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इसी दौरान उन्होंने अभय चौटाला पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि जो लोग 2 दिन पहले जेजेपी पर पैसों का आरोप लगा रहे थे, वही लोग 2 दिन बाद जेजेपी के साथ खड़े मिले, जिससे सिद्ध होता है कि राज्यसभा चुनाव में जमकर खरीद फरोख्त हुई है। एक वोट गलत पड़ा है, टिक कर दिया गया और एक वोट से हार गए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की हार की पार्टी जांच करेगी, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन से एमएलए का वोट रद्द हुआ है। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर भी नाम लिए बगैर निशाना साधा और कहा कि किसी भी एमएलए को अपनी उस पार्टी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए जिस पार्टी के नाम पर वो चुनकर आए हैं। ऐसे लोग पार्टी को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन लोग उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। चंडीगढ़ से माउंट यूनाम पर्वतारोहियों का दल रवाना किया गया है। सीएम मनोहर लाल की ओर से हरी झंडी दिखाई गई। बिल्कुल, सीएम मनोहर लाल की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 6111 मीटर माउंट यूनाम तक चढ़ाई करेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल की ओर से पर्वतारोही दल को हरी झंडी दिखाई गई। तो पर्वतारोही 6111 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई करेंगे। उनको बढ़ाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे। हमारा ये 6ठी बार का ये जो माउंटेनियर एक्सपीडिशन का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये 6ठी बार है। इससे पहले 5 बार में मनाली की जो पीक है, फ्रेंडशिप पीक, उस पर सब गए। पहली बार 6200, उसकी जो ऊंचाई थी 5289 मीटर थी। इसकी ऊंचाई 6100 यानी 1000 लगभग 900 मीटर ये उससे भी ऊपर है। जो लाहौल क्षेत्र की ये जो कौन सी है, यूनम माउंट यूनम के ऊपर हम जब जा रहे हैं। और इसमें जो विशेष बात बताई है कि हमारे 100 लोगों के दल में 22 दिव्यांग बच्चे हैं। एक बहुत बड़ा ये भी मेरा ख्याल रिकॉर्ड ही होगा हरियाणा का। जो वैसे तो स्कूली बच्चे जो इस प्रकार के एक्सपीडिशन में ये भी किसी और प्रदेश के नहीं जाते हैं। हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जो इस काम को हमने आगे बढ़ाया और उसमें भी दिव्यांग बच्चे 22 जाएंगे। पिछले बार 75 थी संख्या, 75 मैंने रखी थी कि देश का ये जो 75वां साल आज़ादी का ये जो चल रहा है, इसलिए 75 में रखा था। इस बार 100 संख्या की है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सब लोग जो साहस सेवा जा रहे हैं, सबको पहली सफलता तो मिलेगी, आगे भी लगातार इसी काम में बढ़ करके और हर वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष हम इस प्रकार के एक्सपीडिशन में अपने आप को सहभागी बनाएं। चलिए, बड़ी खबर आपको बता दें, सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और 18 जून को दोपहर 12 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मामले में जांच चुनकी जारी है और सत्येंद्र जैन की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब जमानत मिलेगी या फिर नहीं, फैसला ले लिया गया है, लेकिन फैसला अभी सुनाया नहीं गया है। फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें लगातार सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में अभी कोर्ट की ओर से भी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जमानत मिलेगी या फिर नहीं, इसे लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है। खबर फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद के सेक्टर 16 में एक निजी हॉस्पिटल में 38 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। तो परिजनों की ओर से अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट आप देखते हैं। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 16A के निजी अस्पताल की है, जहां हॉस्पिटल की लापरवाही से एक 38 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने हॉस्पिटल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक महिला का नाम पूनम जैन है, जो एक छोटे से ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। महिला की 8 साल की बेटी भी है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें किसी मेडिसिन का इंजेक्शन लगाया, जिसका ओवरडोज हो गया और उनकी मौत हो गई।
कुछ नहीं कहा गया, हॉस्पिटल से भगाया गया, सारी लिफ्ट लॉक कर दी गई, सारी सीढ़ी लॉक कर दी। अब हम बाहर खड़े के अपना आक्रोश जता रहे, तो यहाँ से भी हमारे पास इनका बॉडीगार्ड हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। अच्छा, आप लोगों के सामने सारी घटना चल रही है। हॉस्पिटल नहीं है, शमशान घाट है। जिसको अपना मरीज मारना उसको यहाँ नहीं है, कराना, और मरीज यहाँ ठीक नहीं होते। अंदर ले जाया गया, तो उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक, हम लोगों ने 4 बजे तक वेट भी किया। उसके दौरान मैंने ना ऑपरेशन थिएटर के 2-3 चक्कर भी लगाए कि आप हमें बताइए कि इतना लेट क्यों हो रहा है। तो उसके बाद तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें। फिर एंड में जाके 4-4:15 बजे के करीब उन्होंने बोल दिया कि उनको एक कार्डियक अरेस्ट आ गया। चलिए बात फरीदाबाद की ही करेंगे, जहां सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से एक कंपनी में छापेमारी की गई। सीएम फ्लाइंग टीम को कंपनी में पैक किए जाने वाले ऑयल को लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। तस्वीरें फरीदाबाद के सदपुरा इलाके की हैं, जहां एक ऑयल ट्रेडिंग कंपनी में तेल के पैकेट्स पैक किए जाते थे। सीएम फ्लाइंग टीम को जैसे ही नामी तेल के पैकेट्स में पैक किए जाने वाले तेल की खामियों के बारे में खबर मिली, सीएम फ्लाइंग की टीम ने ऑयल ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने पहुंचते ही ऑयल ट्रेडिंग कंपनी में पैक किए जाने वाले तेल के सैंपल लिए। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पर ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है। इसी आधार पर उन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ छापेमारी की और तेल के सैंपल लिए हैं। सूचना मिली थी गुप्त, तो उस पर हमारी टीम आई थी यहाँ पे, डॉक्टर साहब को साथ लेके, जो फूड सेफ्टी अफसर है उनको। तो जो बिल और वो सब चेक किए गए हैं, तो बाकायदा जीएसटी वाले बिलों को कोई एम्बेजलमेंट पाई नहीं गई है। तो ये इनका जो अभी सैंपल डॉक्टर साहब ने भरे हैं, यहाँ पे 3 तरह के ब्रांड, मतलब राइस ब्रांड ऑयल है, तिल का तेल है और सरसों का तेल है, जिसकी ये पैकिंग करके ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे यहाँ तेल बनता नहीं है, ये तेल बल्क में खरीदते हैं और उसको पैक करके आगे बेचते हैं। खबर यमुनानगर जिले से आपको बता दें, जहां एक सड़क हादसा हो गया। एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। देखिए, यमुनानगर के औरंगाबाद के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब जीरकपुर से बदायूं की ओर जा रही बस की यमुनानगर के औरंगाबाद में ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद से जहां मौके पर अफरा तफरी का माहौल था, तो वहीं बस में सवार कुछ यात्री बस की खिड़की में फंस गए। तो ट्रक का आपस में एक्सीडेंट हुआ है जी, और बस में 3 आदमियों को चोट लगी है। बताया जाता है बस का ड्राइवर आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने लगा, जिसके चलते हादसा हुआ। बस का आगे का हिस्सा ट्रक में लगने से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। एक 2 तो खिड़की में फंस गए थे। अच्छा, उनको तो तोड़ के निकाला है। उसके प्लस में और भी जो ड्राइवर साथ में थे उनको भी लगी। तो कहाँ के रहने वाले हैं सब लोग? ये लोग, ये आप बदायूं जिला, बदायूं और मुरादाबाद जिला के, आधे बदायूं के, आधे मुरादाबाद। वहीं सोनीपत में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 साथियों की मौत हो गई है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लापरवाही के नतीजे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कार किस कदर क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर भिगान टोल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार टोल के पास डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 दोस्तों में से 3 की मौके पर मौत हो गई। करीब 12 बजे हमारे पास सूचना आई थी कि ऐसे एक ब्रेजा गाड़ी एक्सीडेंट हुई, तो हम उसको पहुँचे थे। उसमें 4 व्यक्ति सवार थे, दिल्ली के हैं, उनमें से 3 एक्सपायर हो चुके हैं और एक अभी जीवित है। तो फिर जिनके शिकायत है उस हिसाब से कार्रवाई अमल में करते हैं। परिजनों की माने तो भिगान टोल पर जिस जगह हादसा हुआ उसके पास बनाए गए डिवाइडर में कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं है। सांकेतिक चिन्ह न होने की वजह से डिवाइडर का पता ही नहीं चल पाया, जिस कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर्स और अंपायरों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बोर्ड ने इनकी पेंशन में बढ़ोतरी की है और बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। देखिए, बीसीसीआई ने अपने पूर्व क्रिकेटर्स और अंपायर्स की पेंशन में बड़ा इजाफा किया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे पूर्व क्रिकेटरों की वित्तीय भलाई का ध्यान रखा जाए। खिलाड़ी आजीवन प्लेयर्स ही रहते हैं, उनके खेलने के दिन समाप्त हो जाने के बाद एक बोर्ड के रूप में उनके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। अंपायर भी अनसंग हीरो रही हैं और बीसीसीआई वास्तव में उनके योगदान को महत्व देता है।
बीसीसीआई या जो कुछ भी है वो अपने पूर्व क्रिकेटरों और अंपायरों की योगदान के कारण है। हमें मासिक पेंशन में वृद्धि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो हमारे पूर्व क्रिकेटरों की भलाई के लिए एक शानदार जेस्चर है। वहीं बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट कर लिखा, मुझे पूर्व क्रिकेटरों और मैच अधिकारी के मासिक पेंशन में वृद्धि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। करीब 900 सदस्य इसका लाभ उठाएंगे, जिसमें करीब 75% सदस्यों को 100% वृद्धि का लाभ मिलेगा। आपको बता दें, जिन प्लेयर्स या अंपायर्स की पेंशन 15,000 रुपए थी, उन्हें अब 30,000 रुपए मिलेगी। जिनकी पेंशन 22,500 रुपए थी, उन्हें 45,000 रुपए दिए जाएंगे। 30,000 रुपए मासिक पेंशन वाले स्टाफ को 52,500 रुपए भुगतान होंगे। और चलिए बड़ी खबर आपको शिमला से बता रहे हैं। हिमाचल के शिमला में बढ़ने लगा है जल संकट। तो शिमला शहर की बात करेंगे। 3 से 4 दिन बाद मिल रहा पीने का पानी। पीने के पानी की परेशानी को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा गया। तो जल संकट अब बढ़ने लगा है और ऐसे में नगर निगम महापौर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी देखने को मिला। अनोखा प्रदर्शन किया गया। दफ्तर के बाहर खाली घड़ा लेकर लोग पहुंचे। छुट्टी वाले दिन नगर निगम शिमला के दफ्तर के बाहर शहरवासी पहुंचे और यहाँ प्रदर्शन किया। हालांकि हर साल गर्मियों की कहानी है शिमला की। पानी का संकट रहता है। शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, किस तरह से लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया, गुस्सा जाहिर किया गया है पानी की किल्लत को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और वैसे भी जब समर सीजन शुरू होता है पर्यटक यहाँ पर बहुत ज्यादा पहुंचते हैं, तो ऐसे में पानी की किल्लत होती है। लेकिन इस बार देखने में ये आया है कि 3 से 4 दिन बाद लोगों को पानी मिल रहा है। चाहे वो शिमला शहर की बात करें, छोटा शिमला क्षेत्र की बात करें, कसुम्पटी का जो इलाका है, उसके साथ साथ बाकी भी जो संजौली का क्षेत्र है, विकासनगर का क्षेत्र है, यहाँ पर पानी वो उसकी राशनिंग हो रही है और कम पानी मिल रहा है। हालांकि इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि पीछे से ही पानी कम पंप हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो शहर के लोग हैं वो काफी गुस्साए हुए और आज कुछ लोग खाली घड़ा लेकर जो महापौर का ऑफिस है उसके बाहर बैठे और उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि प्रदर्शन वहां पर किया और ये आरोप लगाया कि आज छुट्टी वाला दिन है। यहाँ पर महापौर को जो बाकी पार्षद है, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे भाजपा के हैं, उनको यहाँ पर लोगों की समस्या के लिए बैठना चाहिए था, लोगों की दिक्कतों का हल निकालना चाहिए था, लेकिन वो छुट्टी मना रहे हैं। तो ऐसे में ये अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है शिमला शहर में। बिल्कुल प्रदीप, इस समय अगर देखें, क्योंकि पर्यटक इस समय लगातार शिमला पहुंच रहे हैं और ऐसे में जल संकट एक बड़ी समस्या शिमला में इस समय लोगों के सामने, तो क्या आश्वासन दिया जा रहा है फिलहाल लोगों को, क्योंकि हर बार ही ये समस्या देखने को मिलती है इस टाइम? बिल्कुल, देखिए ये लंबे समय से एक समस्या यहाँ पर रही है और इस बार भी देखने को ये आ रहा है कि जो जल शक्ति निगम है शिमला का, उसको जो रोजाना पानी है लगभग 40 MLD पानी यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर जो है वो कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही है। शायद यही एक प्रमुख वजह होगी कि पानी को लेकर लोगों को समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटन सीजन भी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। होटल जो है वो पैक रहते हैं। जब छुट्टी का दिन हो उस दिन और ज्यादा पर्यटक यहाँ पर शिमला पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो पहले प्रबंध किए जाने चाहिए वो प्रबंध नहीं किए गए। लेकिन हालांकि हमें अभी जो जानकारी मिल रही है कि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, उन्होंने जो जल निगम है शिमला का उसको निर्देश दिए हैं कि इस पूरे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी मॉनिटरिंग करें। ऐसा ना हो कि किसी क्षेत्र के लिए ज्यादा पानी दिया जा रहा हो और कुछ क्षेत्रों को पानी नहीं दिया जा रहा हो और ज्यादा दिन तक राशनिंग हो रही हो। यानी वैकल्पिक दिन पर शिमला में पानी मिलना आम बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद कुछ इलाकों में पानी मिले और कुछ इलाकों में रोज पानी मिलता रहे। तो ये प्रबंध जो है जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सब सियासत शुरू हो चुकी है और ये मामला बड़ा बनता जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप, भी पूरी जानकारी आपने दी। बेहद पीड़ा में, बेहद तकलीफ में, क्योंकि शहर की जनता बहुत तकलीफ में है। पूरा शहर त्राहिमाम कर रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, पानी पानी कर रहा है। लेकिन आज हम छुट्टी वाले दिन ये देखने आए यहाँ पर कि क्या महापौर हमारे भाजपा के जो चुने हुए हमारे जो काउंसलर्स है, कांग्रेस के काउंसलर्स है, क्या वो पूरी तरह से ये लोग जो है जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या ये लोग ये समझ पा रहे हैं कि लोगों की क्या दर्द है? लेकिन जब हम आज आए, पानी का एक छोटा सा घड़ा लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको दिखा दूं, ये घड़ा लेकर इतना सा पानी लेने के लिए हम आए, लेकिन यहाँ से तो हद की बात है, बेहद शर्मनाक बात है। इतना पानी के लिए इतना बड़ा ताड़ा लगा हुआ है यहाँ पर। शहर की महापौर होने के नाते,
शहर के काउंसलर होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि पूरा शहर जल के संकट से कहरा रहा है और लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर मौजूद होने चाहिए इस आपातकाल स्थिति में, ताकि लोगों को पानी की जो व्यवस्था है, पानी का जो उनको पानी चाहिए, पूरा शहर पानी पानी कर रहा है। हम यहाँ पर कोई राजनीतिक उस पर नहीं आए हैं, हम कोई संगठन के उस पर नहीं आए हैं। यहाँ पर जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं वो शहर के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के शासक और प्रशासक पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। हमारी मांग है, जो हमारी आपातकालीन धरना जो है हमने आज निर्धारित किया है, इसलिए कि जो आईपीएच शिमला जो नगर निगम शिमला को पानी दे रहा है वो पूरी मात्रा में दे रहा है और लोगों को पानी उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। मेरा प्रश्न ये है एमसी शिमला से, जो पानी आईपीएच उन्हें दे रहा है वो जनता को भरपूर क्यों नहीं दे रहा है? 40 MLD दे रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं दे रहे हैं। बाकी पानी 30 MLD दे रहा है, 40 पर जो है 10 MLD पानी किधर जा रहा है? मेरा प्रश्न ये है। तीसरे चौथे दिन कई जगह सप्लाई आ रही है और कई जगह पर पानी ही नहीं मिल रहा है, लोगों को बावड़ियों से भरना पड़ रहा है बहुत, जबकि इसको स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया है और जितने पानी के स्रोत हैं हिमाचल प्रदेश में वो सब जगह से आईपीएच ये कह रहा है कि हम शिमला को पूरी आपूर्ति दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है कहीं पे। चलिए बड़ी खबर में आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं भारत पर अमेरिकी दबाव था कि रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत की पॉलिसी तटस्थ रहने की वजह से ही अब इसका लाभ भारत को मिल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अनुमान लगाया जा रहा था कि रूस पर लगे प्रतिबंधों से तेल के दाम बढ़ेंगे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम बढ़े भी, लेकिन भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तटस्थ रहने का लाभ मिला है। दरअसल भारत रूस से सस्ता तेल ना लेकर किसी दूसरे देश से महंगा तेल लेने को लेकर किसी भी संधि से बाध्य नहीं है और यूक्रेन के साथ जंग के बीच पश्चिमी देशों ने रूस पर कई कारोबारी प्रतिबंध लगा दिए। इसका नतीजा ये रहा कि दुनिया भर के कई देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया और इसका फायदा भारतीय कंपनियों को मिला। मई में सस्ती दरों पर रिकॉर्ड तेल का आयात किया गया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और भारत को तेल निर्यात के मामले में रूस ने अब सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। अब रूस भारत को तेल देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। हालांकि अभी भी ईरान भारत को तेल आपूर्ति में पहले नंबर पर है। औद्योगिक डाटा के अनुसार रूस ने मई में भारत को हर दिन 2.5 करोड़ बैरल तेल की आपूर्ति की है और ये आयात भारत की कुल आवश्यकता का 16% है। और चलिए अब आपको सीधे महाराष्ट्र से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है। मोह शत्रु शासना तुकारमा चलिए इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। नमस्कार।